स्वागत है आपका एसएससी जीएस सीरीज में। इस सीरीज के अंतर्गत हर दिन हम लोग एक शिफ्ट एग्जाम का पिछले हुए एग्जाम के क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाले एग्जाम में कौन से प्रश्न आएंगे। जिसमें देखिए पहला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि एक क्वेश्चन जनगणना से पक्का आता ही आता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है भारत का मुंबई। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है मुंबई। उसके बाद दूसरा नंबर पे आपका दिल्ली है, तीसरा नंबर पे आपका कोलकाता है। तो पहला नंबर पे आपको क्या बोले, पहला नंबर में मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या है 1.84 करोड़ है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आपका जो है दिल्ली आता है और तीसरा नंबर पे कौन आता है, आपका कोलकाता आता है। अगला प्रश्न है आपका कि सावी सावी नाम की कोई लड़की है या लड़की ही है, सावी क्वासी बीमारी से पीड़ित है। किसकी बीमारी से? क्वासी बीमारी से पीड़ित है। तो यह निम्नलिखित में से किसकी कमी है? देखिए क्वासी बीमारी की कमी प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। अब बाकी आता है आयरन की कमी से रक्तहीनता आती है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में। अगला विटामिन की कमी से जो है, विटामिन की कमी से आपको होती है कौन सी बीमारी? विटामिन की कमी से ढेर सारी बीमारी होती है। जैसे विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो जाती है, रतौंधी हो जाती है, जीरोथेलेमिया हो जाती है विटामिन ए की कमी से। और कैल्शियम की कमी से आपको पता है हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो आपको पता चल गया कि क्वासी बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है क्वासी बीमारी। अब आयरन की कमी से आपको बोले रक्तहीनता मतलब एनीमिया होता है। और उसके बाद विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ युद्ध लड़ा था? देखिए 261 बीसी, ईसा पूर्व मतलब बीसी। तो 261 बीसी में कलिंग युद्ध जो लड़ा था वो लड़ा था अशोक। इसी के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। देखिए अशोक अपनी राजगद्दी में बैठा है 269 बीसी में, 269 बीसी। और राजगद्दी में बैठने के 8वें वर्ष, कौन सा वर्ष? 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा है। और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। तो 261 बीसी में कलिंग युद्ध किसने लड़ा है? अशोक ने लड़ा है। अशोक अपनी राजगद्दी में कब बैठा? 269 बीसी में। और 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा। और कलिंग युद्ध का वर्णन किसके कौन से शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का आंशिक भाग के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है? अब देखिए पूर्वी तट का आंशिक भाग का क्षेत्रीय नाम नहीं है। ये देखिए भारत का अगर बात करें तटीय भाग, ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो इसमें जो ये मालाबार तट है, मालाबार तट केरल के तट को कहते हैं और केरल का तट इधर है पश्चिम की ओर। अब बाकी कोरोमंडल तट, उत्कल तट, तमिलनाडु तट, आप जानते हैं कहाँ? तमिलनाडु कोरोमंडल उत्कल तट आपका यहाँ पर पूर्वी भाग में है। तो इधर आप जानते हैं इधर पूर्वी भाग, ठीक, और इधर पश्चिमी भाग। तो मालाबार तट कहाँ है? आपका पश्चिमी भाग में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, आपको हम बताए थे कि एक क्वेश्चन पक्का सरकार योजना से रहती ही रहती है। आप मेरे क्लास से जुड़े रहिए, शेयर नहीं करते हैं आप लोग शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास कांटेक्ट हैं, ग्रुप है, सबको शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छे मेहनत करने का। तो अब देखिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कौन सी योजना शुरू की? देखिए ये पहल है डोनेट अ पेंशन। देखिए जो भी श्रमिक हैं जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, याद रखिएगा श्रमिक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष है वो अपने आय का कुछ हिस्सा, कितना बोल रहा है, 660 से 2400 रुपये प्रति साल न्यूनतम जमा कर सकते हैं। देखिए 660 से कितना, 2400 रुपया, ताकि जब उसकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो 60 वर्ष होने के बाद उसको पेंशन के रूप में प्रति माह 3000 रुपये मिलेगा। जिस तरह आप जानते हैं सरकारी ऑफिसरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, अब तो कुछ कुछ भागों में ख़त्म कर दिया है। तो उसी तरह मजदूरों को भी बुढ़ापे में सहारा मिल सके उसके लिए आप क्या कीजिए कि प्रति साल कुछ रुपए जमा कीजिए। अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये श्रम योगी मानधन योजना किसके तहत है? डोनेट अ पेंशन पहल के तहत है। चलिए आगे की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, डैश भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है जिसमें कार्गो सेवा भी है और साथ ही साथ इसका क्या है कि यातायात सेवा भी है। तो एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वाहक आप जानते हैं, ये कार्गो सेवा भी करता है। बाकी ये सब देखिए अंतर देशीय वाहक है, ताज एयर, डव एयरलाइंस, पवन हंस, ये देश के अंदर ही चलती है। तो कार्गो मतलब सब सामान को लेकर जाता है और साथ ही साथ यानी यात्री दोनों को लेकर जाता है। तो एयर इंडिया इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, रीता गिद्दा नृत्य शैली। रीता गिद्दा नृत्य शैली पंजाब की नृत्य शैली है। किसकी? भांगड़ा भी पंजाब का है, रीता गिद्दा भी किसका है? पंजाब का है। आपको पता है कि पंजाब में ये एक रीता गिद्दा नृत्य शैली भारत के पाकिस्तान और पंजाब दोनों क्षेत्र में महिला प्रधान नृत्य शैली है। ठीक, देखिए जैसे भांगड़ा नृत्य होती है ना, ये पुरुषों का मेनली नृत्य होता है। और उसी भांगड़ा का जब बात करते हैं स्त्री वर्जन, लेडीज वर्जन, तो वो क्या हो जाता है? रीता गिद्दा नृत्य शैली हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, यूईएफए भारतीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 के विजेता टीम कौन थी? यूईएफए, देखिए यूएफए भारतीय फुटबॉल पे यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता इटली थी। कौन थी? इटली। चूंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इस पे ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए अगले पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर वही है, यूईएफए भारतीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन है? तो आपको बता दिए कौन है, आपके इटली है। अगला, भारत की सीमा डैश से में म्यांमार से लगती है। आपको पता होगा कि भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है, कौन सा भाग? पूर्वोत्तर भाग, ये वाला सीमा यहाँ से लगती है किससे? म्यांमार से। तो कौन सा भाग लगेगा? पूर्व का भाग म्यांमार से लगती है। कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो आपका लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब राज्य आपके पूर्व में म्यांमार से लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2009 में भारतीय संगीतकारों में से किसे सलम डॉग मिलीनियर के लिए अपनी रचना के लिए क्या में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार मिला? देखिए ये सलम गीत मिलीनियर के रचनाकार जो है वो है ए.आर. रहमान साहब। कौन है? ए.आर. रहमान साहब को 2009 में क्या मिला कि सलम डॉग मिलीनियर अपने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला। अब है कि निम्न में से 1947 में कौन सा ट्रेड अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं। तो देखिए ट्रेड अधिनियम से औद्योगिक विवाद, देखिए ट्रेड मतलब व्यवसाय और उद्योग एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, इसीलिए दोनों के साथ एक साथ नियम आया था 1947 का ट्रेड अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नमिता कायांत्रित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है। नमिता यहाँ किसी का नाम है, लड़की का। अब ये घबरा मत जाइएगा। कायांत्रित मतलब रूपांतरित सेल, रूपांतरित चट्टान। आपको बता चुके हैं कि एक क्वेश्चन चट्टान से पक्का रहता है। ठीक, तो रूपांतरित चट्टान की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा चट्टान रूपांतरित हो सकता है? तो आपको पता है संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान है। ठीक, यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं है? तो तुगलक वंश का शासक देखिए रुकनुद्दीन तुगलक नहीं है। ये जो है रुकनुद्दीन तुगलक इल्तुतमिश की दासी का पुत्र था और ये गुलाम वंश का शासक है। बाकी एफएसटी एमबीटी जो है तुगलक वंश का शासक है, आपको पता है। एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान में? बूंदी राजस्थान का एक शहर भी है और बूंदी उत्सव कहाँ मनाई जाती है? राजस्थान में मनाई जाती है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे है कि बौद्ध कला में स्तूप श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले भक्तों के पैदल मार्ग को क्या कहते हैं? एक बार फिर से समझिए, बौद्ध कला का जो स्तूप है, ये देखिए स्तूप का ये जो गोल अंडाकार भाग होता है इसको अंड या गुंबद कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इस पर एक जो ऊपर चौकी बनी होती है इसको हर्मिका कहा जाता है। इस पर ये वाला जो रेखा होता है इसको यष्टि कहा जाता है। इस पर इस तरह बनी होती है जिसको छत्रक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ गई। और यहाँ पर चबूतरा जैसा बना होता है जिस पर गुंबद रहती है, जिसको मेदी कहा जाता है और भक्त जन इसी पर घूम घूम कर अपनी श्रद्धांजलि
अर्पित करते हैं। तो आपको अंड पता चल गया, ये वाला गोल वाले भाग को कहते हैं तोरण। अब देखो तोरण क्या है कि इसको जो घेरा हुआ रहता है, ये पूरा ये घेरा हुआ रहता है, घेर जहां पर गेट बनी होती है, इसी गेट को क्या कहा जाता है, तोरण कहा जाता है। और मेदी किसको कहते हैं, इसी चबूतरा को कहते हैं मेदी। और यष्टि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बौद्ध कला का क्या है कि स्तूप से संबंधित सारी बातें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि जीव का क्षेत्र और पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध होता है उसको कहते हैं जीव मंडल। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं। और आप लोगों को याद रखना होगा कि ईवीएम का प्रयोग जो है 1982 में सर्वप्रथम हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कि आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है। उसके बाद पिछले क्लास में आपको बताए थे CaOCl2 किसका रासायनिक नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोडाइक्लोराइड। उसके बाद आपको बताए थे NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा बोलते हैं। उसके बाद आपको बताए थे Na2CO3 इंटू में 10 H2O, 10 गो जल क्या कहलाता है आपका 10 H2O, ये आपका धोवन सोडा यानी कपड़ा धोने वाला सोडा कहलाता है। तो आयनिक यौगिक का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि भारत की नई व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 आयकर सीमा की छूट 2.5 लाख तक दी गई है। अगर आपका 2.5 लाख तक आय है तो इस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा, इससे अधिक पर आय पर टैक्स देना होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों का समान संरक्षण की बात करता है या कानून के समक्ष समानता। देखिए समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है, समता का अधिकार। उसी में कानून के समक्ष समता या कानून का समान संरक्षण की बात करती है अनुच्छेद 14 में, ठीक। और अनुच्छेद 60 की अगर बात करें तो ऐसे याद रखिएगा, 60 मतलब लाठ, और लाठ साहब का शपथ ग्रहण। हमारे देश में लाठ साहब कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। याद करने का ट्रिक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अनुच्छेद 60 मतलब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 42 जो है नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि आपको मानवीय दशा में काम करना है और मानवीय दशा में आपको काम करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 30 का मतलब होता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने भाषा और अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकता है या उसको बढ़ा सकता है। तो आपको याद आ गई अनुच्छेद 14 मतलब कानून के समक्ष समानता, इसका आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 14, ठीक। अब अगला प्रश्न की अगर बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम लोगों का है नेक्स्ट पेज में। अगला क्वेश्चन है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड, यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत के गर्मियों के दौरान कहाँ आयोजित की गई थी, तो चेन्नई में आयोजित की गई थी, दक्षिण भारत चेन्नई में। देखिए ये शतरंज ओलंपियाड पहले रूस में होना था, लेकिन रूस तो यूक्रेन को से लड़ने में भिड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको कैंसिल करके भारत में की गई, और भारत में होने वाला यह पहला शतरंज ओलंपियाड था। अब है कि निम्न में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसारी को जीवित रखने के लिए पद्मश्री दिया गया, तो कनक राजू, याद रखिएगा, कनक राजू आदिवासी नृत्य शैली गुसारी को जीवित रखने के लिए इसको पद्मश्री दिया गया। और बाकी बात रही पंडित बिरजू महाराज, आपको पता होगा ये पंडित बिरजू महाराज और पंडित लक्ष्मू महाराज किससे संबंधित है, ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक, पंडित बिरजू महाराज। अब अगला बात करते हैं JNU यानी जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय की भारत की पहली महिला कुलपति कौन है, तो शांति श्री धूलीपड़ी। आपको याद होगा शांति श्री धूलीपड़ी जो है JNU की पहली महिला कुलपति बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी का क्या है, हे राम भारत छोड़ो। उसके बाद भगत सिंह का आपको पता है इनकलाब जिंदाबाद, इसको फेमस बनाया। अंबिका चरम मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जिस समय नरम दल और गरम दल एक हुआ था टूटने के बाद, ठीक। अब बोला जाता है कि नरम दल और गरम दल एक होने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरम मजूमदार। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने। अब भारतीय लेखकों में से किसे राष्ट्रपति आंदोलन के दौरान गौड़ा लिखा, गौड़ा उपन्यास को लिखा रविंद्रनाथ
टैगोर ने। और महात्मा गांधी कौन सा लिखा? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा? महात्मा गांधी। नेहरू ने क्या लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक, और ये आपका हो गया। अब हम लोग रिवाइजिंग करेंगे पिछले क्लास का प्रश्न को। कल जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार देखने का प्रयत्न करेंगे। महाराज शिव कुमार शर्मा किस नाम वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? आपको याद होगा शिव कुमार शर्मा किससे जुड़ा हुआ है? संतूर से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? चाक पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना किस शुरू की? तो वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पुरुषोत्तम रूपाला उस समय मंत्री थे। और उसके बाद निम्न में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो आपको बताए थे कि इसमें से आपका बागीचा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण सबसे अच्छा उचित आंसर माना जाएगा। भारत का लिंगा अनुपात आपको बताए थे 943 है। 943 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो 940 इसका सही ऑप्शन होगा आसपास का। उसके बाद अप्रैल 2022 उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सा है? तो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये भारत का सबसे तेज ट्रेन है। 180 किलोमीटर की रफ्तार मापी गई। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना, तो गरीबी से लड़ने के लिए गरीबों को अनाज देने की योजना शुरू की गई, जिसको क्या कहा गया? अंत्योदय योजना कहा गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्तित्व जिसे सन्हे भरे उपनाम भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। और आपको पता है कि भारत कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने अपने पहला धर्म का प्रचार किया था? सारनाथ। इसका नाम ऋषिपत्तनम भी है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना प्राण त्यागा था। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अभी बताए, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसी सोडियम कार्बोनेट, ये जो है डी नंबर में 10H2O लगा दीजिएगा तो ये धोवन सोडा है। भारतीय का वित्तीय अर्थव्यवस्था 1 अप्रैल से 31 मार्च चलती है वित्तीय वर्ष, और लेखा वर्ष बताए थे आपको 1 जून से चलती है। अगला क्वेश्चन है, सेम आग्नेय चट्टान का उदाहरण देखिए, यह है अतिसाज में। बेसाल्ट है, क्या है? आग्नेय चट्टान है। FIH पुरुष हॉकी टीम का विजेता कौन है? बेल्जियम है। पुरुष हॉकी टीम का विजेता बेल्जियम। गुलाब वंश के गियासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? और बलबन ने भारत में लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किया था। व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं, हड़प नीति किसने शुरू की थी? डलहौजी ने शुरू की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि 1976 में ब्रिटिश और साम्राज्य और लाहौर के बीच के संधि का हस्ताक्षर किसने किया? तो ये महाराजा दिलीप सिंह इसका आंसर होगा, कि लाहौर ब्रिटिश सरकार के बीच जो हुआ तो कौन होगा? महाराजा दिलीप सिंह। निम्न में से किसे भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र नदी? तो लूनी नदी भारत की सबसे छोटी नदी, और इसकी सहायक नदी मिठरी नदी है। और कल आपसे पूछे थे विश्व की सबसे छोटी नदी, तो डी नदी होगा। अब निम्न में से कौन सा राज्य 2023 में पुरुष हॉकी का मेजबानी करेगा? तो उड़ीसा। बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। ठीक है। और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोदी गवर्नमेंट न्यूज, ये सीताराम येचुरी ने लिखा है। ओडिसी नृत्य शैली आपको नाम से ही पता है, उड़ीसा से होगा। बाकी तमिलनाडु से क्या बताए थे आपको? भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, केरल से मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मानी जाती है। निम्न में से किस राज्य में 2 विधानमंडल है? तो इस ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र होगा। यूपी बिहार में भी 2 विधानमंडल है, जिसमें विधान परिषद विधानसभा दोनों है। 2022 के उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। पहले बार में 10 जोड़े गए, बाद में 1 जोड़कर 11 हो गया। उसके बाद एहोल की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता था? कोणार्क मंदिर आपको पता है कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब अंतिम क्वेश्चन है कि टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 में संगीत नाट्य पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया किसके लिए? सत्रिया के लिए दिया गया। आपको याद रखने के लिए बताए थे, 1000 रुपए का शर्त लगाए सत्रिया। चलिए मिलते हैं जल्द से। सेशन को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।